नमस्कार मित्रों, मैं मनीष और आप सभी लोग कुशाग्र आईएएस चैनल पर हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने भारत शासन अधिनियम 1919 का पहला पार्ट आपके सामने रखा था, उसी के अंतर्गत आज हम उसके अंतर्गत जो प्रमुख प्रावधान किए गए थे उनको हम लाए हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था किस तरीके से ये अधिनियम आपका कब पारित होता है, कब लागू होता है, किसके द्वारा इसको लागू किया जाता है। इसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार से भी नाम से जाना जाता है। इसी अधिनियम के विरोध स्वरूप पहली बार गांधी जी ने संविधान सभा का जिक्र किया था। वो सब आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाएंगे तो इससे पहले जो 2 वीडियो थे उसमें आपको इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत सब चीज़ें मिल जाएंगी कि संविधान सभा का सबसे पहले जिक्र डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो 1919 अधिनियम का जब अपोज कर रहे थे इंडियन लीडर्स, राष्ट्रीय लीडर, भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन में उस समय प्रमुख थे जिसमें गांधी जी भी थे, एनी बेसेंट भी थे, तो वहां से संविधान सभा का सबसे पहले जिक्र होता है। उस ये दोनों वीडियो की आप जो है पूरी कहानी समझ जाएंगे कि सिलेबस में यहाँ से क्यों स्टार्ट होना था और क्यों हम स्टार्ट इसको यहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि एमपीपीएससी आयोग ने इसको यहीं से स्टार्ट आपके इस बार सिलेबस को इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत किया। इसके अंतर्गत हम मुख्य प्रावधान भी पढ़ेंगे जो पिछले वीडियो में हमने ओरली बोले थे, लेकिन आज आपके लिए हम स्लाइड फॉर्म में लाए हैं ताकि आप उसको राइट डाउन कर सकें। अब कहीं ना कहीं बच्चों ये बात आप बार बार नोटिस कर रहे होंगे कि ये मैं बोल रहा हूँ कि संविधान सभा सबसे पहले यहीं गांधी जी लाए। तो संविधान क्या है, कहीं ना कहीं ये बात आप लोगों के मन में आई होगी कि संविधान क्या है जो जिक्र उठ रहा है बार बार कि संविधान सभा, संविधान सभा। ठीक है, एक संविधान सभा बन गई, एक कमेटी बन गई और उन्होंने संविधान बनाया, ये तो आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक बात आपके मन में आ रही है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके आगे इंडिया लगा दिया, भारतीय संविधान, संविधान के आगे भारतीय, पाकिस्तान का संविधान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान, ठीक है, लिखित संविधान। तो ये सब संविधान के आगे वर्ड लग रहा है तो उस देश का संविधान हो गया। तो बेसिक टर्म निकल के जो आता वो ये कि संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान क्या है, ये बात निकल के आप लोगों के सामने आना चाहिए कि संविधान क्या है। तो इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों के लिए कि संविधान क्या है, ताकि आप लोग समझ पाए कि क्यों संविधान सभा का जिक्र गांधी जी करते हैं कि ऐसी संविधान सभा होना चाहिए जिसमें भारतीय हो और भारतीय अपने लिए संविधान बनाए। तो संविधान एक ऐसी नियमावली है, एक ऐसी राजनीतिक नियमावली है जिससे किसी भी देश के लोगों के ऊपर कैसे आप देखें कि उनको रहना चाहिए, एक नियम बना दिए जाए। जैसे आप साधारणतः समझें, बहुत सरल शब्दों में बताना चाहता हूँ, मैं डेफिनेशन आपको जरूर बताऊंगा। घर में है आप, घर में जो दादाजी ने रूल रेगुलेशन बनाए हैं कि शाम को 8 बजे या 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना, रेयर ऑफ रेयर कंडीशन में ही जाना है ना, सुबह 6 बजे उठना है, आप सभी लोगों को भगवान के सामने थोड़ी सी प्रार्थना भी करना है, स्कूल के बच्चे हैं तो उनको अलग लाइफचर्या है, घर में जो जॉब वाले हैं उनके लिए अलग है। तो एक रूल और रेगुलेशन घर में जो बना देते हैं वो घर के लिए बन जाता है। देश के लिए संविधान थोड़ा अलग बनता है, ठीक है ना। उसको कैसे हम परिभाषित करेंगे वो आप सुन लीजिए, आप उसको जो है आप राइट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है, धीरे धीरे मैं बोलूंगा ताकि आप उसको लिख पाए, समझा जरूर मैं दूंगा। संविधान जो है किसी देश का संविधान, आप समझिए इस बात को, किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी सांचा ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। समझ गए कि आपने समझे, ठीक है। मैं फिर से यहां से रिपीट करता हूं ताकि आप उसको अच्छे से लिख पाए। किसी देश का, ठीक है, संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी सांचा ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है, ठीक है। राजनीतिक ढांचा की बात मैंने की है, ठीक है, जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। यह राज्य की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है, ठीक है, कौमा उनकी शक्तियों की
व्याख्या करता है, उनकी शक्तियों की व्याख्या करता है, कॉमा, उनके दायित्वों का मतलब उनकी क्या क्या अकाउंटेबिलिटीज हैं, उनके दायित्वों का सीमांकन करता है, क्या लिमिटेशन है उनकी भी तो एक लिमिट होगी शक्तियों की, ठीक है, उनकी दायित्वों का सीमांकन करता है और उनके पारस्परिक आपस में और उनके पारस्परिक तथा जनता के साथ संबंधों का विनियमन करता है। समझ गया? ये एक उसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, आप लोग उसको धीरे धीरे स्लो मोड पर डालेंगे तो आप उसको लिख पाएंगे। तो बेसिकली संविधान एक ऐसा राजनीतिक ढांचा मैंने बताने की है जिस पर किसी भी देश की जनता को अनुशासित ढंग से रहना सिखाया जाए। यहाँ पर मैंने शब्द बोला विधायिका, विधायिका मतलब आपकी लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। कार्यपालिका मतलब जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे जो सचिव स्तर से लोगों के लिए IAS IPS जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं वो सब एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएंगे। न्यायपालिका आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पूरी हायरार्की एक है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो वो भी है। मतलब इनकी क्या क्या शक्तियां होंगी उनकी व्याख्या की जाती है संविधान में, इनका क्या क्या दायित्व है उसका भी एक सीमांकन है। ऐसा नहीं कि उनकी अपार शक्ति हो, है ना, तीनों के बीच में चेक एंड बैलेंस की स्थिति है आपकी। इनके साथ जनता का कैसा आपका जो है मैंने बताया कि संबंध क्या है, और इन तीनों का आपस में कैसा रिलेशन है, कोई किसी के ऊपर हावी होने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, कोई किसी के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, क्या विधायिका इतनी पावरफुल तो नहीं है कि न्यायपालिका के डिसीजन को खारिज कर दे, क्या न्यायपालिका भी तो ज्यादा पावरफुल नहीं है। तो ये एक संविधान की परिभाषा होती है कि तीनों की स्थापना करना, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, साथ में इनकी शक्तियों की व्याख्या होती है, इनके दायित्वों का सीमांकन होता है, इनका आपस में इंटरलेशन कैसा है, इनका जनता के साथ संबंध कैसा है, क्योंकि संविधान इसीलिए तो बनाया कि जो जनता है वो एक अनुशासित ढंग से किसी भी देश के अंदर रह सके। तो चूंकि अब देश जब बड़ा हो जाता है तो संविधान बनाना पड़ता है, क्योंकि जब कबीले होते हैं छोटे छोटे तो उसकी आवश्यकता नहीं होती, वो छोटे स्तर पर चल जाता है, ठीक है। इन सब चीजों का जिक्र जो है हम आगे की क्लासेस में करेंगे, लेकिन यहाँ चूंकि मैंने इसलिए आपको बता दिया है कि संविधान क्या है, चूंकि आप लोग के मन में बार बार उठ रहा होगा कि संविधान सभा बनेगी तो संविधान बनाएगी, ठीक है। ये लोग भी संविधान ही बना रहे हैं जो ब्रिटिश लोग हमको भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत दे रहे थे। तो ऐसा क्या था, ठीक है। तो आप लोग ये समझ चुके हैं कि संविधान क्या है, वो मैंने आप लोगों के सामने इसमें बता दिया है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसमें जो इसके अंतर्गत प्रमुख प्रावधान किए गए थे उनको मैंने आपको ओरली तो बता ही दिया था। अब मैं आपके सामने उनके जो पॉइंट रखे थे उनको मैं ला रहा हूं। पहला पॉइंट आपके सामने देखिए हाईलाइट करके मैंने रखा है, उसमें देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण से पॉइंट ये रहा कि ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का गठन किया गया एवं भारत सचिव के कुछ कार्य उससे स्थानांतरित किए गए। उच्चायुक्त कार्यालय मतलब जिसे हम बोलते हैं हाई कमीशन, जैसे पिछली क्लास में भी मैंने बता दिया था आपको, हाई कमीशन इसको बोला जाता है, ठीक है, उच्चायुक्त बोला जाता है। आज भी जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, ठीक है, वहां पर भारतीय जो राजदूत होते हैं या जो उनका मुख्यालय होता है उसको उच्चायुक्त ही बोला जाता है, हाई कमीशन बोला जाता है। और जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज नहीं है मतलब जो वहां पर जो है हम एम्बेसी बोलते हैं। फर्क ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको क्लियर कट रहे। जैसे मैं यहाँ SC लिख रहा हूँ शॉर्ट में, हाई कमीशन खोला जाता है कॉमनवेल्थ कंट्रीज में, आप लोग लिख लीजिए। थोड़ा सा ये मैं इसको रफ कर देता हूँ, मिस्टेक गलत लिखा हुआ। हाई कमीशन जो है वो हम जो है कॉमनवेल्थ कंट्रीज में खोलते हैं, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ CWC, कॉमनवेल्थ कंट्रीज। कॉमनवेल्थ कंट्रीज क्या होती है? कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो कंट्रीज होती है जो कभी ना कभी ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो रानी का शासन था महारानी का, उसके अधीन वो कभी ना कभी उनके उपनिवेश रहे। तो भारत भी आप जानते हैं कि ब्रिटिश के अंतर्गत एक जो है उपनिवेश के रूप में काम करता रहा।
मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ब्रिटिश कॉलोनी या ब्रिटिश उपनिवेश, ब्रिटिश ने जहां जहां उपनिवेश बनाए वो आज के समय में सभी कॉमनवेल्थ कंट्रीज उनको माना जाता है। और कॉमनवेल्थ कंट्रीज में जो भी भारत का एक मुख्यालय होता है उसको हम हाई कमीशन ही हम बोलते हैं, और अदर जगह जो है उसको एम्बेसी बोलते हैं। यहाँ लिख देता हूँ। इसको एम्बेसी बोला जाता है, ठीक है। उच्चायुक्त तो बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में उसको एम्बेसी और हाई कमीशन बोला जाता है। तो जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, ठीक है, जैसे लगभग 27-28 हैं, वहाँ पर हम हाई कमीशन बोलते हैं, और जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज नहीं है वहाँ पर हम एम्बेसी बोलते हैं। जैसे यूएस में भारत का जो कार्यालय हम एम्बेसी बोलेंगे, ब्रिटेन में जो है हम हाई कमीशन बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में हाई कमीशन बोलेंगे। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, आंसर कभी इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाए तो ये क्लैरिटी मैंने आपको दी है, क्योंकि आप कभी कभी उच्चायुक्त सुनते होंगे, कभी आप राजदूत जो है भारतीय राजदूत सुनते होंगे, राजदूत कार्यालय सुनते होंगे, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि हाई कमीशन क्यों बोलते हैं, एम्बेसी क्यों बोलते हैं। तो ये क्लैरिटी मैंने आपके सामने यहाँ पर रख दी है। ये सब मैं रफ कर देता हूँ ताकि हम उन पॉइंटों पर आपको बता सकें जो मुझे मुख्य बताने हैं आपको, प्रावधान इसके अंतर्गत जो किए गए हैं, ठीक है। चलिए अब आप देख लीजिए। चलिए आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का गठन किया गया एवं भारत के जो सचिव थे उसके कुछ काम जो है उसको जो है स्थानांतरित कर दिया। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम कर दिया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। आप यहाँ समझ लीजिए कि एक संघ सूची बना दी इन्होंने और एक स्टेट सूची बना दी विषयों की, और उन्हें अलग अलग कर दिया। राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम कर दिया गया, इससे थोड़ा सा जो है सेंट्रल का जो आपका राज्य के ऊपर जो था आपका कंट्रोल ज्यादा था उसको कम करने का प्रयास किया गया, लेकिन सरकार का जो अभी भी ढांचा था वो केंद्रीय ही था, वो संघात्मक ही था और एकात्मक ही बना रहा। लेकिन यहाँ एक आप समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग प्रयास जो है इसके अंतर्गत जो है आपकी की गई है, ठीक है। दूसरा आप देखें, तीसरा पॉइंट, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी अपनी सूची के विषयों पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया गया कि जो स्टेट की विधानसभा है और जो सेंट्रल की जो है आपकी, उनको अपने अपने सब्जेक्ट पर जो है कानून बनाने का पूरा अधिकार दे दिया गया। जैसे आज आप देखते हैं 7वीं अनुसूची में एक संघ सूची है, एक समवर्ती सूची है, एक राज्य सूची है। संघ सूची में केंद्र सरकार या संघ सरकार आपके नियम बनाती है, कानून बनाती है। समवर्ती सूची जो जिसपे केंद्र और राज्य दोनों बना सकती है, जैसे जिसके अंतर्गत आपकी शिक्षा आता है, स्वास्थ्य आता है। राज्य सूची है जो जिसपे सिर्फ राज्य कानून बनाएगी, जैसे भूमि हो गया आपका, ये साफ सफाई हो गई, नगर पालिका निगम, राज्य के विषय है ना। तो अलग अलग विषय इस समय कर दिया गया और इनके प्रांतीय विधानसभाओं को और केंद्रीय विधान परिषद को जो है अधिकार दे दिया गया तो वो अपने स्तर पर कानून बना सकते। अगला पॉइंट देखिए, इसमें प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों हस्तांतरित और आरक्षित में विभक्त किया गया। अब जो प्रांत के सब्जेक्ट थे उसमें भी थोड़ा सा डिवाइड आपका किया गया, वो आप डिवाइड देख सकते हैं क्या किया गया, वो आपके सामने मैं रखता हूं, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं ले लेता हूँ स्लाइड को, ये आपके सामने है। अब आप देखिए कि प्रांत के सब्जेक्ट हो गए, मान लीजिए जो प्रांत के सब्जेक्ट आपके रहे, जैसे आज के दृष्टिकोण से देखें तो भूमि था, उस समय भी भूमि प्रांत का विषय था, है ना। तो ये प्रांत के जो सब्जेक्ट हैं
शिक्षा भी प्रांत में ही आती थी, बाद में उसको चेंज करके समवर्ती में डाला गया था। तो ऐसे जो कुछ नियम थे, इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया, एक हस्तांतरित और एक आरक्षित। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि हस्तांतरित क्या है और आरक्षित क्या है, थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ दो ये टर्म आपके सामने यहाँ रखे गए। हस्तांतरित मतलब होता है कि हमने ये ट्रांसफर कर दी, किसको? विधान सभा को, कि आप इस पे कानून बना सकते हैं। और जो हस्तांतरित विषय थे वो था, जैसे आपका, मैं आप चाहें तो लिख लीजिए, मैं ट्रांसफर्ड वाले बता रहा हूं, है ना, जो ट्रांसफर्ड करके जो सब्जेक्ट थे वो आपके सामने में रख रहा हूं कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कौन कौन से थे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं रख लेता हूं आपके सामने, जैसे नंबर 1 आप देखेंगे तो एजुकेशन था, नंबर 2 आप देखेंगे तो हेल्थ था, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ कुछ मैं। नंबर 3 आप यदि बात करेंगे तो एक्साइज था, जैसे आप देखते हैं शराब वगैरह आज भी स्टेट के हाथ में है। इंडस्ट्रीज थी, ठीक है ना। 5वां यदि आपको मैं बता दूं तो पब्लिक वर्क था, पब्लिक वर्क होगा, सड़क वगैरह आप जानते हैं, पीडब्ल्यूडी आता है। 6वां आप देखें तो कुछ रिलीजियस, धार्मिक गतिविधियां भी जो है उसके अंतर्गत आती थी, कुछ है रिलीजियस, जैसे जो आप मंदिर वगैरह, पुजारी वगैरह जो सब ऐसे रखना चाहते हैं तो वो अंतर्गत चीजें भी आ सकती। ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे, ठीक है, जो उन्होंने विधान परिषद को दे दिए थे कि इन पे आप कानून बना सकते हैं। अभी आप कहेंगे कि केंद्र के लिए अलग कानून बना सकते थे, है ना, संघ सूची के अंदर, राज्य सूची के अंतर्गत भी हम कानून बनाएंगे, तो इसके अंदर भी एक पैच कर दिया उन्होंने, एक हस्तांतरित कर दिया और एक उन्होंने जो है आपके आरक्षित कर दिया, रिजर्व है। तो हस्तांतरित के अंदर क्या क्या वो कानून बना सकते थे? आपके एजुकेशन पे बना सकते थे, आपके स्वास्थ्य पे बना सकते थे, आपके शराब संबंधी बना सकते थे, आपके इंडस्ट्री पे बना सकते थे, पब्लिक वर्क पे बना सकते थे, कुछ रिलीजियस भी बना सकते थे। अब बात आ जाती है आरक्षित रिजर्व विषय की, इसको आप लोग जो है लिख लेना, ठीक है, ये इसीलिए मैंने आपको लिख दिया ताकि आप उसको जो है राइट डाउन कर पाए। चलिए, एक्साइज मतलब शराब के, कंफ्यूज मत होइए, है ना, कोई भी ऐसा शब्द था नहीं मुझे लगता है इंग्लिश का जो आपके लिए जटिल हो। बात करते हैं हम अब आरक्षित वर्ग की। आरक्षित वर्ग की यदि हम बात करें तो रिजर्व में कौन से आएंगे? रिजर्व का मतलब था कि इसमें जो आपको परमिशन है, कहीं ना गवर्नर का आपको इसमें रिजर्व रहेगा, मतलब अभी शक्तियां पूरी तरीके से जो है भारत के पास नहीं आई। जो मुख्य विषय थे, रिजर्व आप विषय समझ लीजिए तो आप समझ जाएंगे कि वो क्यों नहीं दिए हमने। मतलब जैसे पहला आप लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था एक। दूसरा आप लोग इसमें लिख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर के बाद कौन होगा? इरिगेशन, सिंचाई नहीं दी, सिंचाई भी रिजर्व रखी उन्होंने। तीसरा मैं यहां लिख देता हूं, वित्त नहीं दिया, देखो पैसे का मामला कोई देता नहीं है। चौथा जो है वो टैक्स कलेक्शन नहीं दिया, लैंड रेवेन्यू नहीं दिया आपको, ठीक है ना, भू राजस्व जिसे आप हिंदी में कहते हैं, भू राजस्व। ये चार जो है उन्होंने आरक्षित रखे, जो दिए नहीं। कौन सा? लॉ एंड ऑर्डर, इरिगेशन, फाइनेंस और आपके लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व, ये रिजर्व रखे। रिजर्व मतलब इस पर गवर्नर ही आपके जो है नियम बनाएगा, विधान सभा या विधान परिषद नहीं बनाएगी, गवर्नर ही इस पर बनाएगा। ये रिजर्व कर लिए, क्योंकि पैसा मुख्य रख लिया, भू राजस्व भी उस समय, लैंड रेवेन्यू भी मुख्य चीज थी, सिंचाई महत्वपूर्ण चीज थी, इरिगेशन, है ना, और कानून व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में रखी, मतलब पुलिस रखा। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में केजरीवाल जी, उनके हाथ में पुलिस नहीं है, ठीक है, तो पुलिस भी उन्होंने अपने पास रखी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो ये हस्तांतरित और रिजर्व विषय थे। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये जो एक्ट था, जो जिसमें हम बाद में आपको बताएंगे क्या खामियां थी, क्यों जो है गांधी जी और उस समय के भारतीय नेताओं ने इसको विरोध किया कि इसमें अभी भी हमको जो है उत्तरदायी सरकार जो देने की आप बात कर रहे हैं वो इसमें अभी हुई नहीं है, अभी आपने उसको हमको उसको पूरी तरीके से आपने हमको उसको दिया नहीं है।
बात आप करते हैं अगले पॉइंट इसी के अंतर्गत जो रखा हुआ है कि हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर उन मंत्रियों की, समझ लीजिए आप, हस्तांतरित जो सब्जेक्ट थे पर गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। मतलब जो ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट थे पर गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे कि भैया आप ये बता दो कि अस्पताल कहाँ बनना है, कौन कौन डॉक्टर चाहिए, या साफ सफाई की बात कर लो, है ना। लोकल गवर्नमेंट भी एक उसके अंतर्गत पॉइंट था, शायद मैंने वहां नहीं बताया था, मुझे याद आ गया, आप लिख लीजिए। लोकल गवर्नमेंट जो नगर पालिका, नगर परिषद वगैरह थी, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट जिन्हें हम बोलते हैं, कैसे उन पर कानून बनाना है, तो उनसे सलाह लेता था आपका गवर्नर, या उनकी सहायता लेता था, ठीक है। जो मंत्री, उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। बात करेंगे आपके सामने हम रिजर्व की, ठीक है। आरक्षित विषयों पर गवर्नर, ध्यान देना, आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका, एडमिनिस्ट्रेशन, कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। आप जानते हैं कि कार्यपालिका में प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त होते हैं, वो सरकार के प्रति जो है वफादार होते हैं, ना कि विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जैसे आज मध्य प्रदेश में जितने भी मंत्री हैं या केंद्र में हैं, आप समझ लीजिए, वो विधान सभा के प्रति उत्तरदायी हैं सामूहिक रूप से, जबकि जो IAS IPS सचिव हैं वो नहीं है। तो जो रिजर्व विषय थे उस पर गवर्नर खुद डिसीजन लेके कानून बनाता था, एडवाइस के तौर पर कार्यपालिका परिषद की जो है सहायता लेता था, ठीक है ना। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि क्यों जो है बाद में इसका विरोध हुआ। दूसरा आप देखेंगे, तीसरा पॉइंट इसके अंतर्गत मैं आपके सामने रख रहा हूं इसमें, कि शासन की इस दोहरी, यहां ला रहा हूं सॉरी, शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया। क्या कहा गया? ऐसे द्वैध शासन व्यवस्था इसको कहा गया, ठीक है। शासन की इस सॉरी, शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया। हालांकि यह व्यवस्था काफी हद तक असफल रही, ठीक है। ये व्यवस्था आप देखो, मैं आपको बताता हूं, तो ये व्यवस्था आपकी जो है मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं, हाईलाइट कर देता हूं, असफल रही आपकी। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, इस पॉइंट को थोड़ा सा आप देख लीजिए। मैं इसको इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा वो नीचे है तो आपको थोड़ा दिखने में दिक्कत ना हो। हाईलाइट इसलिए कर दे क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया। हालांकि यह व्यवस्था काफी हद तक क्या रही? असफल रही, ये सक्सेसफुल नहीं हुई। हम अब आगे की स्लाइड पर बढ़ते हैं। आगे की स्लाइड में हम देखेंगे, अगला पॉइंट है कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक जो कैग है, आज वर्तमान में आपके आर्टिकल 148 में है, का सुझाव इसी एक्ट में दिया गया कि एक कैग होना चाहिए। जो ये जो है, जो कैग के कार्य हैं, हम पढ़ेंगे तो हम बता देंगे, जो आपके जो है अकाउंट का जो काम देख सके कि क्या अकाउंट का काम चल रहा है। तो कैग का सुझाव सबसे पहले इसी एक्ट के अंतर्गत आया था, याद रख लेना। 1921 का नरेंद्र मॉडल, जिसे चैम्बर ऑफ प्रोविजंस भी कहा जाता है, इसी नरेंद्र मॉडल को जो है नरेश मंडल भी कहा जाता है। नरेश, क्योंकि राजाओं का था, चैम्बर ऑफ प्रोविंसेस है, तो आप समझ सकते हैं कि जो उस समय के नरेश थे उनको लेके इसके ऊपर चर्चा हुई थी कि क्या जो है इसी को नरेंद्र या नरेश मंडल आपका कहा जाता था, ठीक है। 1921 में नरेंद्र मंडल या नरेश मंडल था, जिसमें रियासतों को 3 श्रेणियों में बांटने की व्यवस्था थी। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में ही एक था। एक्चुअली में आप देखेंगे कि जो लोकसभा में आप देखेंगे कि 3 कक्ष होते थे, एक लोकसभा, एक राज्यसभा है, संसद में, सॉरी, संसद में एक लोकसभा का है, एक राज्यसभा है, एक तीसरा था, इसमें ये रियासतों के राजकुमार बैठा करते थे। इसमें जो मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें थी, जैसे ग्वालियर थी आपके,
होलकर वाली इंदौर की थी। ये लोग ने बॉयकॉट कर दिया, ये लोग उसमें ऐड नहीं हुए। ज़्यादातर इसमें बड़ी रियासतें थी तो 562 रियासतें, लेकिन इसमें मुख्य मुख्य रियासतें थी लगभग शायद एग्जैक्ट अभी मेरे डेटा याद नहीं आ रहा, कुछ 132 मेंबर थे। तो प्रमुख प्रमुख रियासतों के मेंबर थे। बाद में 37 मेंबर ही डायरेक्ट इसमें भाग लेते थे, जिसमें पंजाब साइड के ज़्यादा थे, पटियाला वगैरह के जो है पंजाब प्रोविंस के राजा इसमें ज़्यादा जो है इसमें बैठते थे। तो वो जो अभी भी जो संसद है आपकी, उसमें एक राज्यसभा एक लोकसभा, इसमें एक में नरेश वगैरह भी बैठा करते थे। आज उसको लाइब्रेरी बना दिया गया है, जिसमें ये चैम्बर ऑफ जो प्रोविंसेस था, उसमें जो नरेश मंडल था, उसमें आज जो है आपकी वर्तमान संसद में वो लाइब्रेरी कक्ष है, इसको लाइब्रेरी में जो है कन्वर्ट कर दिया गया है, जहाँ ये नरेश बैठते थे। अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ेंगे। इस अधिनियम में पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। इस प्रकार भारत में विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। सिंपल सा है, द्विसदनीय व्यवस्था आप जानते हैं, लोकसभा राज है, लेकिन ये सबसे पहले प्रांत लेवल पर की गई इसी अधिनियम के अंतर्गत, जिसको हम द्विसदनीय व्यवस्था भी बोलते हैं। जैसे आप देखते हैं कई राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र, यूपी, बिहार में आप देखेंगे कि एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है, ठीक है। मध्य प्रदेश में खैर ये व्यवस्था नहीं है, कमलनाथ गवर्नमेंट ने करने का प्रयास किया था लेकिन वो हुआ नहीं। तो सबसे पहले प्रांत लेवल पर उन्होंने द्विसदनात्मक व्यवस्था कर दी, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो एक तो ये मुख्य पॉइंट था। दूसरा मुख्य पॉइंट इसमें यह है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। डायरेक्ट इलेक्शन की जो है सिस्टम जो बनाया गया वो इसी में जो है प्रारंभ किया। इस प्रकार भारत में विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनात्मक राज्यसभा लोकसभा होगा, आपके हो गया। इसी के अंतर्गत पॉइंट है कि दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। दोनों सदन के जो स्टेट लेवल पे लोकसभा राज्यसभा बनी थी, दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को, जो ज्यादातर मतलब सदस्य थे, उनको डायरेक्ट निर्वाचन के माध्यम से हम निर्वाचित करते थे, ठीक है। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक था। यह कर दिया इन्होंने आपके लिए कि 3 सदस्य तो कंपलसरी भारतीय होंगे। टोटल 8 थे, जिसमें से एक तो वायसराय होगा जो ब्रिटिश का था, दूसरा पद इंपॉर्टेंट था कमांडर इन चीफ, जो भी ब्रिटिश होना अनिवार्य था। शेष 6 में से 3 का भारतीय होना अनिवार्य था। लेकिन अभी भी आप देखेंगे ताकत इन्हीं के पास है, क्योंकि 3 तो इसमें से ब्रिटिश के हो गए, ठीक है, ये 3 कंपलसरी थे, 2 ये हो गए तो कितने हो गए, 5 ये हो गए। टोटल 8 में से 5 ये होगा, तो बहुमत तो वैसे भी इनके पास था, लेकिन फिर भी 3 भारतीय होने का एक कंपलसरी इन्होंने कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा पॉइंट पॉजिटिव था। लेकिन अभी भी कमांडर इन चीफ का पद जो है ब्रिटिश के पास रहेगा और वायसराय ऑफ इंडिया तो ब्रिटिश रहेगा ही रहेगा। तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें 3 सदस्यों को जो है भारतीय होना अनिवार्य था। किसके में? वायसराय की कार्यकारी परिषद में, ठीक है ना, महत्वपूर्ण होती थी उस समय कार्यकारी परिषद। थोड़ा सा इसमें और देखें हम, इसने जो इसमें एक अलग इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है, जो जिसके लिए थोड़ा सा ये बदनाम भी है, इससे पहले वाला 1919 अधिनियम, इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन सिद्धांत का विस्तार कर दिया। जो 1909 के अधिनियम में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का कंसेप्ट अपनाया था धार्मिक आधार पर, उसको यहाँ थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। इसमें अब सिखों को भी ऐड कर लिया गया। जो भारत के लोग हिंदू धर्म के थे या मुस्लिम धर्म के थे, ईसाई बने, उनको भी जो है निर्वाचन का अलग आधार बना दिया गया। आंग्ल भारतीयों को भी बना दिया गया। आंग्ल भारतीय वो होते हैं जिनकी माता तो हिंदू हो, पिता उनके कौन हो? यूरोपियन हो, ठीक है, पिता उनके यूरोप के हों, जैसे डच के हों, पुर्तगाल के हों, ब्रिटिश के हों, फ्रांस के हों, लेकिन माँ उनकी जो हो क्या हो, भारतीय हो।
उनको जो है आंग्ल भारतीय बोला जाता है। तो आंग्ल भारतीयों को भी कर दिया, यूरोपियों के लिए भी कर दिया। जैसे उस समय यूरोपीय बस्तियां आपकी पौंडीचेरी वगैरह, गोवा वगैरह, पुर्तगाल वगैरह में थी, तो वहां भी यूरोपियों के लिए भी अलग पृथक निर्वाचन सिद्धांत का विस्तार कर दिया। तो ये थोड़ा सा और जो है घातक होता गया। अगले पॉइंट की ओर हम देखेंगे कि इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर, जो ज्यादा पैसा देगा या ज्यादा शिक्षित होगा, सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। मतलब किस किस को वोटिंग राइट होगा वो उन्होंने निर्धारित कर दिया कि जो टैक्स देता है, जो शिक्षा, जो एजुकेटेड है, तो उसका भी उन्होंने राइट बढ़ा दिया कि 12वीं वाले का वोट इतना होगा, ग्रेजुएट वाले का वोट का पावर इतना होगा, पीएचडी वाले का पावर और होगा। तो इस तरीके से जो उन्होंने कर दिया, जो इतना टैक्स देगा उसकी वोट की वैल्यू उतनी होगी, ठीक है, और जो ज्यादा टैक्स देगा उसकी वोट की वैल्यू अलग होगी। तो इस तरीके से मताधिकार प्रावधान। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये थी, मैं इसको आपके सामने हाईलाइट करके लाना चाहता हूँ चीज, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज ध्यान नहीं देते हैं। इस एक्ट के द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसीलिए पहली बार वोट डालने का अधिकार महिलाओं को इसी एक्ट के अंतर्गत प्रावधान कर दिया, इसीलिए बहुत बड़ी बात है। और महिलाओं ने 1919 में जो तमिलनाडु वगैरह में, उससे मद्रास कहलाता चुनाव हुआ, वोट डाला। तो भारतीय महिलाओं ने ब्रिटिश महिलाओं से पहले वोटिंग राइट प्राप्त कर लिया। ब्रिटिश महिलाओं को बाद में मिला, 1929 के आसपास मिलता है, जबकि भारतीय महिलाओं को उनसे 10 साल पहले मिल जाता है। इस अधिनियम में प्रावधान था। तो कभी भी पूछा जाए कि भारतीय महिलाओं को वोटिंग राइट का अधिकार कब मिला, तो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान किया गया था। अगला आप देखें, इसी एक्ट के प्रावधान के अनुसार ही 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जो आज आपका यूपीएससी है, ठीक है। अब तो उसका बदला हुआ फॉर्म है। तो उस समय लोक सेवा आयोग जो बना था 1926 में ही बना था, कैसे सिविल सर्वेंटों की भर्ती आपकी होगी, इसी अधिनियम के अंतर्गत था। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि इस एक्ट के अनुसार पहली बार केंद्रीय बजट, जो सेंट्रल का बजट है और जो प्रांत का बजट है, उसको अलग अलग कर दिया गया। अभी तक क्या होता था, जैसे भारत सरकार का बजट आता है तो आप देखते हैं कि अलग आता है, राज्यों का अलग अलग आता है। तो पहली बार यहाँ सेंट्रल का और स्टेट के बजट को अलग अलग कर दिया गया। ये प्रावधान भी 1919 अधिनियम के अंतर्गत था। राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकार दे दिया गया। आप समझते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वित्त का मामला किसके पास था, रिजर्व्ड विषय था, तो वो गवर्नर कार्यपालिका की सहायता से करता था। नेक्स्ट आप देखें, इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश संसद में भारत मंत्री के वेतन एवं भत्तों को भारतीय राजस्व के स्थान पर ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। अभी तक जो भारत से रेवेन्यू कलेक्ट होता था, उससे ब्रिटिश संसद में भारतीय या भारत मंत्री के वेतन दिया जाता था, लेकिन अब इसमें ऐसा प्रावधान कर दिया गया कि भारतीय राजस्व के स्थान पर ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान कर दिया। इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश संसद में जो भारत के मंत्री है, उनके वेतन और भत्ते जो हैं भारतीय राजस्व के स्थान पर ब्रिटिश राजस्व से आपके जो है दिए जाएंगे। लास्ट इसका पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है कि इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था कि अधिनियम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में किस स्तर तक सफल हुआ है। तो आप जानते हैं कि ये 1929 में आना चाहिए था, है ना, लेकिन 1927 में ही आ जाता है साइमन कमीशन नाम से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अधिनियम सफल नहीं रहा, इसका विरोध बहुत ज्यादा रहा। तो जो दल आना था जांच के लिए 1929 में, 1929 में, वो दल आपका 1927 में साइमन कमीशन नाम से आपके सामने आ जाता है। इसका जिक्र जो है हम आने वाली क्लासेस में हम करेंगे। अब अगला वीडियो आएगा कि इस एक्ट में क्या क्या खामियां थी जिसका भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने विरोध किया। वो आपको प्रावधान के अंतर्गत वैसे भी समझ में आ गई होंगी, लेकिन हम बताएंगे क्या क्या इसमें खामियां थी, क्योंकि उस पर भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है। और इसके बाद की प्रोसेस में हम बताएंगे कि जो जांच दल गठन करने के लिए आया था, हम साइमन कमीशन को भी हम जानेंगे इसके अंतर्गत, और आगे इसी स्लाइड्स या वीडियो को हम जो है हम बढ़ाते रहेंगे। आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी डाउट हो उसको कमेंट सेट बॉक्स में जाके जो है कमेंट कीजिए। धन्यवाद।